जब इधर मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो इख्तिजाजी सियासत कर रहा था कि वहाँ पे वो शेख मुजीबुर रहमान, हमीद बाशानी साहब के बाद शेख मुजीबुर रहमान, अब जो शेख मुजीबुर रहमान था ये वहाँ पे कर रहा था। इस दौरान भारत की रियासत त्रिपुरा, वहाँ से का एक दूसरा बड़ा शहर है अगरतला। अगरतला जो शहर है ये शमाल मशरकी भारत में है, यानी कि उसके बिल्कुल 2 किलोमीटर के फासले पे जो बांग्लादेश की सरहद है। अगरतला में यह कहा गया कि एक साजिश तैयार की गई है जिसमें 52 लोग शामिल हैं और ये लोग पाकिस्तान रॉ जो थी, इंडियन रॉ, इन्होंने वहाँ पे इजलास किया और मगरबी मशरकी पाकिस्तान में मुक्ति बानी के नाम पे जो स्टूडेंट्स उनको फंडिंग देखें, वो तो पहले दिन से कमिटेड थे। वो डे फर्स्ट से आपको ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मिटा देंगे, बल्कनाइज कर देंगे। नहीं मिटेगा, हम नहीं इस मुल्क की हिफाजत करेंगे, हमें जलीलो ख्वार करके भेज दिया। आज आप अपनी सियासत के दुराहे पे देख ले, जिस जिस शख्स ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उसकी नस्लें भुगत रही। भुट्टो किधर है? खज्जल ख्वार हो गए हैं। वो जो मर्जी कहते रहे, हर घर से भुट्टो निकलेगा, कोई नहीं निकलेगा। अवाम बाशऊर होनी शुरू हो गई, लोगों को पता चलना शुरू हो गया। तो शेख मुजीबुर रहमान पे ये आ गया। अब देखें, जैसे ही पहले ही जो मशरकी पाकिस्तान था उसमें एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा था। हो ये रहा था कि मशरकी पाकिस्तान की मईशत बेहतर थी, मशरकी पाकिस्तान का सारा पैसा वहाँ नहीं लग रहा था, वो मगरबी पाकिस्तान में लग रहा था। इस्लामाबाद बनना शुरू, उस वक्त कराची हमारा दारुल हुकूमत था। जनरल अयूब ने फैसला किया कि इसको लेके हम इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्योंकि उनका घर करीब था हरीपुर में, तो सारा पैसा जो था वो लग रहा था इस्लामाबाद पे, उसको डेवलप करने पे। तो जो मशरकी पाकिस्तान वो कह रहे थे हम पसमानदा रह गए। तो इस दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने 6 नकात दिए। अगरतला साजिश का वो शुरू हो गया, उसने 6 पॉइंट दे दिए। अब देखें बड़ी बदकिस्मती है, ये 6 पॉइंट जो उसने दिए, और उसको कौन प्रपोज कर रहा था? उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्रपोज कर रहा था। अब वो 6 के 6 पॉइंट आज आपके मुल्क में 18वीं तरमीम के नाम पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में बनाए गए 2010 में। वही 6 नकात उस वक्त जब जनरल अयूब कह रहा था कि ये 6 नकात कर लो, इस पे बात कर लो, तब वो गद्दार था। हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, फौजी इस्टेब्लिशमेंट भी उसके खिलाफ थी। सिर्फ अदारे में चंद फर्द खिलाफ थे रियासत को तोड़ने के लिए। तो उसका पहला नुक्ता क्या था कि वफाकी तर्ज का वफाक बनाया जाए, एक वफाक की तश्कील की जाए, बालग राह दही के इंतखाब के असूल को अपनाया जाए और पार्लिमानी निज़ाम लाया जाए, सदारती निज़ाम नहीं। ये पहला उसका पॉइंट था। आज आपके मुल्क में 1973 के मुताबिक क्या है? वफाक है। दूसरा, आपके मुल्क में बालिग राय दही 18 साल का वोटर दे सकता है। तीसरा जो वो कह रहा था पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए, तो पार्लिमानी निज़ाम 1973 मौजूद है। एक पॉइंट जिसके तहत वो गद्दार था, आज वो चल रहा है। दूसरा उसका पॉइंट ये था कि जो सूबे हैं वो टैक्स इकट्ठा करें। आज 18वीं तरमीम के तहत सारे सूबे अपना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, सारे सूबे टैक्स इकट्ठा करने का इख्तियार है। तीसरा उसका पॉइंट यह था कि जो हार्जा है, जो हार्जा पॉलिसी और दिफा की जो पॉलिसी है वो वफाक के पास होगी, बाकी सारे इख्तियारात सूबे को दे दें। 18वीं तरमीम के तहत आज सारे इख्तियारात सूबों के पास हैं। वफाक के पास 2 बड़े इख्तियार हैं, हार्जा पॉलिसी और दिफा की पॉलिसी, बाकी तो सब इख्तियार सूबे के पास। गद्दार था मुजीबुर रहमान, गद्दार था, तो उसका जो दूसरा पॉइंट था वो भी माना गया, टैक्स वाला भी माना गया। 3 पॉइंट उसके माने गए ना। चौथा पॉइंट वो ये कहता था कि ये जो वो इसलिए कहता था कि जब वो इस्लामाबाद में आया, जब वो शेख मुजीबुर रहमान इस्लामाबाद में आया, तो इस्लामाबाद में आया तो उसने कहा मुझे इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आती है। पटसन बेसिकली एक वो जूट है जो एक्सपोर्ट होता था उधर से, बांग्लादेश से, तो उसका सारा पैसा इकट्ठा हो गया इस्लामाबाद लाग तो रहा था, तो उसको सोचना चाहिए था, उनको कह देना चाहिए। इन्होंने उसकी वो बात नहीं मानी, इन्होंने उसको कहा ये गद्दार है। चौथा उन्होंने असूल ये बनाया, देखें चौथा जो असूल उसने कहा, उसने ये कहा था कि ये सूबे हैं, ये किसी दूसरी रियासतों के साथ मामलात कर सकते हैं, तिजारती अलग से कर लें। आपने ये जब ये 18वीं तरमीम पास हुई है
2010 में। उसके बाद पंजाब, उस वक्त पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब जो थे, ये अपने तौर पे तुर्की के साथ, चीन के साथ सॉवरेन गारंटी के ऊपर मुआहदे कर रहे थे। उस वक्त शेख मुजीब कहता था तो ये कहते थे वो गद्दार है, उसने खुदा नास्ता पाकिस्तान तोड़ने की बात कर दी है, वो इंडिया के लिए ये सब कुछ करना चाह रहा है। तो ये आज आपने 2010 से अपने मुल्क में प्रैक्टिस शुरू कर दी, तुर्की के साथ, चीन के साथ इंडिपेंडेंट और इंडिया के साथ भी इंडिपेंडेंट मुआहदे कर रहा था। रियासत वफाक तो कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि ये सूबों का इख्तियार था, ये तो इख्तियार सूबों का था। और उसने एक जो मालियाती कहा था कि मालियाती जो सूबे हैं वो अपने मालियाती मामला खुद कर लें, तो ये कहते थे नहीं 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 नहीं, ये टूट जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपने देखा आपके पाकिस्तान में जब ये 90s में जब ये नवाज शरीफ साहब आए थे तो इन्होंने बैंक ऑफ पंजाब बना दिया था। वो भी यही कहते थे बैंक ऑफ बंगाल बना दो, बैंक ऑफ मशरकी बंगाल बना दो। उसका 5वां पॉइंट ये था, उसका 5वां पॉइंट ये था, लेकिन इन्होंने वो नहीं किया। आज बैंक ऑफ पंजाब भी मौजूद है, बैंक ऑफ सिंध भी मौजूद है, बैंक ऑफ खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद है। तो नहीं ना बनने देना था। अगर शेख मुजीबुर रहमान गद्दार था तो फिर ये जो 5वां पॉइंट था उसका वो आज हो रहा है 6ठा पॉइंट। इसमें बात हो सकती थी, होना भी ऐसे चाहिए, इस पर भी हम अलहदा से बात करेंगे। 6ठा उसका पॉइंट ये था कि जो रियासत सूबे हैं वो अपनी नीम फौजी तश्कील दे दें। देखें यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान में जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है वो बड़ा अजीब है। सारी दुनिया में एक असूल होता है, मसलन गाड़ी जो है ड्राइवर हमेशा फ्रंट सीट पे बैठता है। पाकिस्तान में जो गाड़ी दे दी गई उसकी जो सीट है, उसका जो स्टीयरिंग है वो डिक्की में बैक सीट पे लगा दिया गया है। जो इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, जो बड़े जिनकी तबीयत पे गराह गुजरती है ये चीज़ें, वो आगे बैठे हुए हैं। पूरी दुनिया में हम अमेरिकन को फॉलो करते हैं ना, पार्लियामानी निज़ाम हम बरतानिया का फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम अमेरिका का फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, शेख मुजीब को ये पता था, भुट्टो को भी पता था, भुट्टो ने भी ये करने की कोशिश की थी, उसको भी कर दिया है, तो वैसे ही था लेकिन किया क्या? पाकिस्तान में एक 111 ब्रिगेड है फौज का, 10 कोर, रावलपिंडी कोर के अंदर एक 111 ब्रिगेड है जिसका काम ही ये है कि मुल्क में वज़ीर आज़म हाउस पे कब्जा कर लेना, सदर हाउस पे कब्जा कर लेना, उधर कर लेना। आपने देखा होगा कि आपका वज़ीर आज़म खड़ा होता है, पीछे गन पॉइंट वाला फौजी भी खड़ा होता है डीसी के नाम पे। पूरी दुनिया में फौज को उसकी लदई होती है, इसीलिए भुट्टो ने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स बनाने की कोशिश की थी। भुट्टो समझ रहा था कि शेख मुजीब ये बातें कर रहा है, सही कर रहा है, उसको अक्सरियत मिल चुकी थी, उसको हुकूमत मिलनी चाहिए थी। जब इसने मोची दरवाजा पे खड़े होकर जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था हम टांगे तोड़ देंगे, 3 मार्च को 1971 को इजलास में जिसने शिरकत की उसकी टांगे तोड़ देंगे, और अहमद रजा कसूरी आज भी वो शख्स जिंदा है, तो स्टेज पे बैठा हुआ था। तो ये है सही था, जिस तरह इमरान खान है, पता चलता नहीं क्या बात कर दी, क्योंकि ये भी जुनून की पैदावार है ना, मुल्क का बेड़ा गर्क। आज ये भी डर ही लगता है कि ये इसको स्वाय एहतजाज करने के कुछ नहीं आता, आगे हम बताएंगे। तो वो जो जुल्फकार अली भुट्टो ने उसको स्टेज से उठाया, मतलब उसको कहा मैं ये टांगे तोड़ूंगा, और वो माँ का पुत्र 3 मार्च को बांग्लादेश पहुंच गया था, मशरकी पाकिस्तान इजलास में पहुंच गया था अहमद रजा कसूरी, और इसकी वजह से उसके बाप नवाब अहमद कसूरी को कत्ल किया था, जिस कत्ल के इल्जाम में भुट्टो फांसी पे चढ़ा था। ये वही बेटा आज मौजूद है, वो वकील रहनुमा है, अहमद रजा कसूरी उसका नाम है, जिंदा जावेद है वो शख्स। तो वो मैं बतौर मेंबर पार्लियामेंट वहां चला गया कि नहीं कहना चाहिए था इधर हम उधर तुम, ये पहले ही तय कर चुके हुए थे। पीपल्स पार्टी ने एक बंदा भी मशरकी पाकिस्तान में खड़ा नहीं किया था, जबकि इधर भुट्टो की अपोजिशन थी, दे देना चाहिए था। उसके 6 निकात थे, उसमें एक निकात चलें, उसमें कहते हुए नीम रियासत नहीं देनी चाहिए। हमने जो आपको बात पहले भी बताई है कि पाकिस्तान में जब वजीर आजम के ऊपर फौज को बतौर इदारा साइड पे होना चाहिए ना। देखिए सवाल क्यों उठ रहे हैं? सवाल तब उठते हैं जब आप में बदइतमादी पैदा हो जाती है। आज बदइतमादी पैदा है ना, आज सूरत हाल जो है बलोचिस्तान में, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला मिसिंग पीपल है। इसमें कोई शक नहीं है कि रियासत के लिए जो गद्दार हैं उनके लिए हाई ट्रिजन होना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, क्योंकि रियासत है तो हम हैं। हम आज अमन व सुकून में हैं तो रियासत की वजह से।
हमारे मुल्क में हमें अमन व सुकून है इस रियासत की वजह से। गद्दार नहीं होना चाहिए। हमारा अमन व सुकून, हमारी इज्जतें, हमारी जायदादें, हमारे हर चीज़ की हिफाजत सिर्फ इस वजह से कि रियासत है, लेकिन मिस यूज़ हो रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह पहले भी होता था। मुफ्ती बानी इसीलिए बने थे। आज खौफनाक जो अफगानिस्तान में दाइश का खतरा पाकिस्तान बताते हैं, ये बड़ा खौफनाक पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान के नौजवान तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, हर बंदा नाराज है, बेतबाद उसका इत्मीनान को ठेस पहुंच चुकी है। आपको मैं यहां बताऊं, फौज कभी भी ये रियासत बनाने के लिए नहीं बनती। फौज की तरबियत की जाती है। फौज एक वे ऑफ लाइफ है, एक जिंदगी है, पेशा नहीं है। एक जिंदगी गुजारने का तरीका, खास मखसूस मेंटालिटी के लोग फौजी अफसर बनते हैं या फौजी सिपाही बनते हैं। उनका स्टेटमैनशिप से कोई ताल्लुक नहीं होता, वो डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। उन्होंने जो बैरूनी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशंस हैं, जिसमें रियासत की सालमियत और बका के लिए नुकसान, उसके लिए उन्हें तैयार किया जाता है। ये जो हुकूमत साजी है, हुकूमत करना एक फ़न है, ये फौजी नहीं सीख सकते। यही वजह है कि ये अफराद जो थे, इन्होंने इदारों के ऊपर मुसल्लत हो गए और ये सारा अजाब बन गया। तो जो छठा पॉइंट था वो भी, उस पर भी डिस्कशन हो सकती थी। तो शेख मुजीबुर रहमान ने, इन्होंने माना ना, इधर हम उधर तुम करके तो हालात इस निज पे पहुंच गए कि अगरतला साजिश जो थी 1967 में आई थी, उसकी वजह से फिर ये एहतजाजी तहरीक का माहिर था, मौलाना हमीद बाशानी का स्टूडेंट था, तो डेफिनेटली इसने हर वक्त एहतजाज करता था। यही वजह है कि शेख मुजीबुर रहमान जो था, वो उनका लीडर था ना। पाकिस्तान तोड़ने के बाद अल्लाह लानत भेजे हर उस शख्स पे जिसने हमारे इस प्यारे वतन को, क्योंकि पाकिस्तान, मेरा तो ईमान है पाकिस्तान, मैं इस मुल्क का हमेशा से सिपाही रहा हूँ। मैं सिर्फ मैं हूँ, बल्कि मेरे बच्चे भी, मेरी बेगम भी। मैं कहता हूँ कि मैं जहादी हूँ, और हम इंशाअल्लाह इस मुल्क की बका और सालमियत के लिए कोई तनहा के बगैर लड़ेंगे। हम आपको पढ़ाते हैं, सिर्फ इसलिए पढ़ाते हैं कि आप भी इस बड़े कॉज के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार। ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, ये जो आज आपको हमने नहीं, आपको किताबों में बड़ा बताएंगे फॉल ऑफ ढाका, हम आपको वो बता रहे हैं कि जो 6 पॉइंट शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग के तहत दिए थे, उन 6 पॉइंट्स आज भी एप्लीकेबल है। तो आज क्यों एप्लीकेबल है, तब क्यों नहीं थे? क्यों इस मुल्क को तोड़ा गया, इस मुल्क के साथ क्यों ऐसा? लेकिन चलें, कोई बात नहीं। अगर आप कन्फेडरेशन भी बनाना चाह रहे थे तो आज अपने हालात देख लें। वही बांग्लादेश जिसको हम कहते थे तू तो 2 टके का नहीं है, बेसिकली जो टका था वो करेंसी यूनिट है बांग्लादेश का। तो आज बदकिस्मती ये हो गई हुई है कि आपके मुल्क का रुपया, उसकी वैल्यू नहीं रही, टका महंगा हो गया है। आपके उनके 1 टके पे 4 रुपए मिल जाते हैं आपकी। उनके बाद इस वक्त बांग्लादेश के पास जो रिजर्व $बिलियन हैं, $55 बिलियन उनके रिजर्व्स हैं, आपके कितने? 25। वो भी मांगे तांगे हर जगह से। हम अभी आप देखें, इस्लामी कॉन्फ्रेंस का इजलास कर रहे हैं 3 दिन, क्या कर रहे हैं? नाम अफगानिस्तान का ले रहे हैं, पेट अपना भरने की कोशिश, सारे जानते हैं। बड़ी बदकिस्मती है, वो इस वजह से है कि ये हुक्मरान ऊपर मुसल्लत हो गए। इनके शशके देखें, ये इनके, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ यार देखें, ये गरीब रियासत है, ये हमारे वजीर आजम सदर अमेरिकन या बाहर के मुल्कों के दौरे पे जाते हैं, इतना पैसा खर्च कर देते, लाइफस्टाइल तो देखें। आप भी अगर कहते थे नवाज शरीफ मुल्क को खा पी रहा है, मिरात ले रहा है, तो खान साहब ने कौन सा तब्दीली ले आए हैं? वो भी तो उसी तरह ही गाड़ियों के काफिले हली यूज कर रहे हैं, मौजें चल रही हैं। शुरू में आए थे 4 भैंसें बेच दी, 10 गाड़ियां बेच दी, और जनाब बड़ा अला काम कर दिया, किया तो कुछ नहीं, सारा बेड़ा गर्क कर दिया। तो शेख मुजीबुर रहमान ने अगर मशरकी पाकिस्तान को तोड़ लिया था तो उसको एहतजाज के अलावा कुछ नहीं आता था। अगर उसको कुछ आता होता तो यही ना होता कि उसको जूते मार के लोगों ने उतार दिया था। आज उसकी बेटी शेख हसीना वाजिद वज़ीर आज़म है, लेकिन जो बांग्लादेश की तरक्की है वो हमसे मिसाली है। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर की है, वो उनके जो एस्टिमेटेड डॉलर्स हैं, $बिलियन हमसे ज़्यादा हैं। जिनको हम ये कहते थे बांग्लादेश वालों को 2 ही काम आते हैं, मच्छी चोल खाते ने ते बच्चे वधाई जाते हैं। आज सूरत हाल ये हुई हुई है कि उनकी आबादी हमसे कम है और हमारी आबादी दिन ब दिन उनसे बढ़ती जा रही है। वो हमसे कम थे, हम उनसे आगे निकलते जा रहे, सिर्फ आबादी में। जो हम उनको तानाजनी करते थे, जिस बात से हम उनको मना करते थे,
आज आपके मुल्क में सब सिर्फ आबादी बढ़ रही है या कशकोल बड़ा होता जा रहा है, भीख मांगने का तरीका बड़ा होता जा रहा है, तो अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें बचा। आज भी वही 71 वाले सारे काम शुरू हो चुके हैं। मिसिंग पीपल्स का आज तक उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, को इसको देखना चाहिए, बड़ा हर बंदे को इस बारे में समझना चाहिए। उसके अलावा जो हमारे इस वक्त जो हमारे जो वज़ीर आज़म साहब बैठे हैं, ये भी इख्तिजाजी सियासत की पैदावार, इनसे भी कोई नहीं हो पाया, डिलीवर ये कर नहीं पाए, कोई काम इन्होंने बेहतर नहीं किया जिससे कोई मैशत बेहतर हो जाती, कोई निज़ाम बेहतर हो जाता, बजाय कि उसको सही करने को उनको मज़ीद ख़राब किया है। तो अब हम इस बात पे हैं कि अल्लाह रहम करे, यही ना हो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी सिर्फ अपने मुखालफ सियासतदानों के खिलाफ ही बातें करते थे, उन्हें ही चोर डाकू करार देते थे, और जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं आज, ये भी इनको अपने अलावा सब चोर नज़र आते हैं। जिस पे इनका मन राज़ी, उसको वो जितनी मर्जी करप्शन करे, जो मर्जी करे, उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जिस पे नाराज़ हो गए तो वो उसको फिर पकड़, जहांगीर तरीन है, उसे अला उसके कितना काम था, या तो उसको जेल बंद करते, किया कुछ नहीं। जिस काम में भी ये नोटिस लेते हैं उस काम का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये अजीज़ तलबा, ये सकूत डाका था कि किस तरीके से अवामी लीग बनी। अवामी लीग बनने के बाद जो 6 पॉइंट्स थे, उन 6 पॉइंट्स में 5 पॉइंट जो हैं आज भी आपके मुल्क में एप्लीकेबल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये मुल्क जिसमें ये कहा जाता था कि 3 बड़े फरीक हैं, एक मज़हब इस्लाम, दूसरा फ़ौज और तीसरा अवाम। हम यहाँ पे ये बात कहना चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली करनी है तो हुकूमत का इख्तियार, फैसले का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास होना चाहिए। अवाम की तरबियत होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। और इलेक्शन कैसे फ्री एंड फेयर होने चाहिए, बतदरीज। सबसे पहले जो हम इस पे भी बात करेंगे, इस इशू को आगे एक्सटेंड करेंगे कि हमें जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इंतहाबी सियासत है, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ करनी चाहिए, और आइन में क्या 2 काम अगर हम कर जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान बहुत जल्द अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर लेगा। और आखिर में हम यही बात कहेंगे कि जो मनमर्जी करते हैं वो बेशर्म होते हैं, और जो नसीहत नहीं सुनते वो मलामत सुनते हैं। आज अगर पाकिस्तानियों ने सकूते डाका को नहीं समझा और अपने आप को तब्दील नहीं किया, तो फिर ये बात समझ लें कि बंदा गलती से कभी बर्बाद नहीं होता, गलती तो अच्छी होती है, गलती के इसरार से बर्बाद होता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।